हेलो एवरीवन, आज हम अपने क्लास 8th की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी जो है उसका चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। एंड ये सीरीज़ में क्लास 6, क्लास 7th एंड नाउ क्लास 8th सारे एक एक वीडियो में एक चैप्टर का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3। अब इस चैप्टर 3 में सबसे पहले हमको यहाँ पे जो लिखा हुआ दिख रहा है, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। इससे आपको कनेक्ट कहाँ पे करना है, वाई डू वी नीड गवर्नमेंट। हमें सरकार की आवश्यकता क्यों है इस सोसाइटी में सबके। इसका सबसे अच्छा आंसर है, अगर ये क्वेश्चन है तो आंसर है सबके जो एम्स है एंड एस्पिरेशन है वो अलग अलग है। एम एंड एस्पिरेशन अलग अलग का क्या मतलब है? अगर आप किसी सीनियर सिटीजन से बात करेंगे तो जनरली, मतलब ऐसा नहीं है कि सब, लेकिन जनरली वो हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। अगर आप किसी यूथ से बात करेंगे तो वो एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा। अगर आप किसी पेरेंट से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है और इम्प्रूव करना चाहिए। तो इससे क्या समझ में आता है, एक ही सोसाइटी में जो पीपल, जो जनता, जो लोग रहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं। इसीलिए एम्स एंड एस्पिरेशंस अलग अलग होते हैं लोगों के। एक भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। उसके बाद गवर्नमेंट की क्यों नीड होती है? अब गवर्नमेंट की नीड से हमको पार्लियामेंट, जैसे यहाँ पे जो हम अभी आएंगे कि डेमोक्रेसी और सारी चीज़ें, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पे, यहाँ पे दूसरी चीज़ आ जाती है कि अगर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना है, कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना है, फॉरेन रिलेशंस, जो इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करना है, तो क्या हमारी जो पॉपुलेशन है उसके सारे लोग डेली मिलेंगे या हफ्ते में 2 बार मिलेंगे, डिसीजन लेंगे? तो उसमें क्या होगा, उसमें एक तो हो सकता है सबके पास जो टाइम है वो उतना ना हो, जो क्वालिफिकेशन कुछ चीज़ों में चाहिए होती है हो सकता है वो चीज़ ना हो। तो सब पर्सन डिफर करते हैं और ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। कुछ कंट्रीज़ में नो डाउट है, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि इन अ वास्ट कंट्री लाइक, चाहे जोग्राफिकल हम बात करें, चाहे हम पॉलिटिकली बात करें, इन अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, हम अगर ये जो गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म जो यूज़ करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसमें क्या है, हर एक एरिया में डिवाइड करके कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती हैं। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो लोग चुनाव लड़ते हैं, इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं, उसमें से जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। कहाँ पे? अब यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है पार्लियामेंट में, और वोटिंग वाली चीज़ को आपको कनेक्ट करना है अपने डेमोक्रेसी से। तो कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी रहे, उसको मेक श्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया, उसको मेक श्योर करने के लिए हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारे पास पीरियोडिकल इलेक्शंस। पीरियोडिकल इलेक्शन क्या, 5 साल में नॉर्मल टर्म में 5 ईयर टर्म रखा। तो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दूसरा पीरियोडिक इलेक्शन, तीसरा क्या है, तीसरा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि जितने भी लोग हैं जो 18 साल या 18 साल से ऊपर हैं, दे हैव द राइट टू वोट, राइट टू वोट। तो इन चीज़ों को देखिए, एनसीईआरटी में जो चीज़ दिया है उसको हमको इंटरप्रेट करना है, पीछे का भी कुछ रिवीजन करना है, प्लस आगे की भी चीज़ों को, अपनी बाउंड्री को तैयार करना है कि किस तरीके से अपने नॉलेज को हम और एनहांस करेंगे एंड किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमको अपनी चीज़ों को इस तरीके से देखना है कि आगे जब हम और ज़्यादा जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, रेफरल बुक्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे तो जो हमारा बेस है वो ऑलरेडी रेडी है, और हमको
बहुत ज़्यादा उसमें फिर स्लॉग नहीं करना पड़ेगा। आई बिलीव कि अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो क्लास 12 तक, तो मोर और लेस 60 to 75% चीज़ें आपकी बेस वाली जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट जो है क्लियर दिखेंगी अगर आपकी अच्छी रीडिंग है तो। वाई शुड पीपल डिसाइड? अब यहाँ देखिए, अंडर कॉलोनियल रूल द पीपल हैड लिव्ड इन फियर। डेमोक्रेसी इंडिया जैसे ही इंडिपेंडेंस के बाद लोगों के हाथ में वोटिंग राइट देना, गवर्नमेंट को चूज करने का देना, तो उससे कहीं ना कहीं जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि वो जो एग्री करते, उनका जो डिसीजन मेकिंग चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं हर समय अपने बेनिफिट को देखते थे। हर समय वो अपने बेनिफिट को देखते थे कि किस चीज़ का एग्रीकल्चर हो रहा है, क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, किस एरिया में डेवलपमेंट करना है, नहीं करना है। तो एक कॉमन लेवल पे कुछ चीज़ें जो होती हैं वो चीज़ें भी डिप्राइव्ड जो है होता था। तो बट दे फेस ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजन। एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो चाल चलन और जो काम करने का तरीका था वो बहुत डिफरेंट था, सबके बारे में वो नहीं सोचते थे। प्लस अगर कोई क्रिटिसाइज करेगा, उनके गवर्नमेंट के बारे में कुछ गलत बोलेगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती थी। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इन एक्सपीरियंस से भी जो हमारी डेमोक्रेसी थी, उस समय जो डिसीजन लिया गया जो डेमोक्रेसी के लिए, उस डेमोक्रेसी का बहुत जो डिसीजन था, कहीं ना कहीं ये जो पास्ट एक्सपीरियंस थे उसके बेसिस पे भी चीज़ें सामने देखने को मिलती हैं। ये आपको बहुत अच्छे से चैप्टर रीड करने होंगे। इन चैप्टर से आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ इस वीडियो के, उससे आप इस ओवरव्यू के बाद अपना चैप्टर ज़रूर रीड करें। आपको थोड़ा कम समय लगेगा, प्लस आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होनी चाहिए। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर गोइंग टू बी सिटीजन्स ऑफ अ फ्री कंट्री। तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस के बाद जो जितने भी हम सिटीजन्स, सारे के सारे सिटीजन होने वाले थे एक फ्री कंट्री के। दैट डिड नॉट मीन कि गवर्नमेंट जो चाहे वो कर ले। इट मीन दैट द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड। देखिए आप पीपल्स नीड क्यों सिग्निफाई किया गया है यहाँ पे पीपल्स नीड, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान जैसा हमने पीछे देखा कि जनता क्या चाहती है, जनता के एम्स एंड एस्पिरेशंस की बातें नहीं होती थी, होती भी थी तो बहुत कम होती थी। यहाँ पे पीपल की नीड एंड डिमांड वाली सरकार होनी चाहिए। इतने साल के एट्रॉसिटीज से अब इंडिपेंडेंस मिल रही है तो डेफिनेटली पब्लिक का से होना चाहिए। The Constitution of Independent India that laid down the principle of universal adult franchise। अब देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम शुरू से ही क्यों रखे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कैसे डिसाइड किया, अगर कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन आए तो इन चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं। दैट ऑल अडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट। ये ट्रस्ट में इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और अगर आप तैयार रहेंगे तो आप और अच्छे तरीके से आंसर्स दे पाएंगे। कभी कभी वी फील कि अरे दीज थिंग्स आर रियली इजी, एवरीथिंग इज इजी, व्हाट यू थिंक इज इजी। ABCD जब हम लोग छोटे थे तो ABCD भी थोड़ा समय लगा था सीखने में, लेकिन यही क्लास 6 के बच्चे से ABCD पूछा जाए तो वो डेफिनेटली क्लास 10th के बच्चे से पूछा जाए, ग्रेजुएशन में बच्चे से पूछा जाए तो वो बहुत आसानी से ABCD बता सकता है। दैट सेज हमारा यूसेज, रिपीटेटिव यूसेज हमारा कमांड बढ़ाता है। इसी तरीके से रिवीजन का ये बहुत इंपॉर्टेंट की है। द मोर यू रिवाइज द बेटर इट इज। People and their representative. The takeoff point for a democracy is the idea of a consent, that is the desire, approval and participation of the people. अब people का participation कैसे होता है? People का participation वोट के थ्रू भी होता है। People अगर किसी चीज़ से खुश नहीं है तो वो भी कैंपेनिंग करते हैं, वो जनता मीडिया में जाते हैं, लेटर लिखते हैं। ये चीज़ क्या करती है? ये डेमोक्रेसी में जनता अपनी आवाज़ को सामने रखने के लिए ये चीज़ें टूल यूज करती है। इट इज द डिसीजन ऑफ द पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट द फंक्शनिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ इलेक्शन होगा, इलेक्शन में अगर A खड़े हैं, B खड़े हैं
तो जिसको सबसे ज्यादा वोट, सपोज ए विंस, तो ए को सबसे ज्यादा वोट मिले तो ए पावर में रहेगा, रिप्रेजेंट करेगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो एरिया को ए रिप्रेजेंट करेगा और वो गवर्नमेंट का हिस्सा बनेगा। और अगर 5 साल बाद जनता को लगता है कि नहीं, अगर ये री इलेक्शन लड़ते हैं ए और बी, और जनता को लगता है कि नहीं ए अच्छा काम नहीं किया है, बी को हमको चांस देना है, तो फिर जनता बी को चूज करेगी। ये चीजें डेमोक्रेसी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है कि आप जनता के जो हाथ में होता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से जो है फॉर्म होगी, और गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है उसमें भी एक्टिवली इंडिविजुअल लेवल पे, एनजीओज के लेवल पे, ग्रुप्स के लेवल पे ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत सारे डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट के, जिससे हमको या तो बहुत अच्छे लगते हैं तो हम उनको वेलकम करते हैं, अगर हमको अच्छे नहीं लगते हैं तो हमारे पास ये जो कैंपेनिंग, मीडिया, लेटर, ये चीज़ें हैं जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करके अपनी बातें सामने रख सकते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एग्जाम्पल यहाँ लिया गया, जो एट्रॉसिटीज़ थी उस लेवल पे थी, साफ साफ लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में कि लोग अपने व्यूज़ को, अपने डिज़ायर को सामने रखने से भी एक कहीं ना कहीं कतराते थे। उसका रीज़न था क्योंकि उनको वो कंजीनियल लेवल, उनका से वहाँ नहीं मिलता था। हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पीपल को, जनता का एक अपना से होता है, इनका अपना एक आवाज़ होती है। तो the parliament, which is made up of all representative together, controls and guides the government. In this sense, people through chosen representative form the government and also control it. तो इस चीज़ को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करे हैं कि पार्लियामेंट है। अब जैसे ए यहाँ पहले जीता था, फिर अगर पार्लियामेंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट में जितने भी जो मेंबर्स हैं, जिनको हम एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सारे जितने भी एमपीज़ हैं, जितने भी टोटल एमपीज़ हैं, सारे एमपी मिलके क्या करते हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं। और ये एमपीज़ कहाँ से आते हैं, रिप्रेजेंट कहाँ को करते हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपने अपने एरिया को। और वहाँ की जनता, उस एरिया की जनता इनको वोट करती है, ये इलेक्शन जीतते हैं। अगर यहाँ पे एमपीज की इलेक्शन की बात हो रही है तो एमपी जो इलेक्शन में कंटेस्ट किया, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो इलेक्शन जीता, वो इलेक्शन बन के एमपी बना, एमपी पार्लियामेंट का हिस्सा बना, गवर्नमेंट का हिस्सा बना, उस एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ के लोगों के एम्स और एस्पिरेशंस, वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम, वहाँ के लोगों के लिए कोई भी चीज़ें, अगर वहाँ अस्पताल और अच्छे बनाने हैं, एजुकेशन का स्तर बड़ा करना है, कोई भी चीज़ें हैं वो सामने रखेंगे। अब द रोल ऑफ द Parliament. Created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that people of India have in principle of democracy. तो डेफिनेटली जनता चूज कर रही है और वो चूज किए हुए लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पार्लियामेंट में जाके बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है वो चीज़ जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है। दीज आर द पार्टिसिपेशन बाय द पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड द गवर्नमेंट बाय कंसेंट। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज इमेंस पावर बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ये क्यों पावरफुल है, यहाँ पे पावर वर्ड की क्यों बात हो रही है, इसलिए बात हो रही है कि इसको जो चूज करने वाले लोग हैं, इसको जो चूज करने वाले लोग हैं वो कौन है, वो पब्लिक है। पब्लिक चूज कर रही है, पब्लिक चूज कर रही है, इसलिए पावर है, इसलिए पावर है। तो जनता के हाथ में पावर है, वो रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रही है और वो रिप्रेजेंटेटिव फिर पार्लियामेंट का हिस्सा। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन सिमिलर मैनर एज फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। जनरली चाहे स्टेट लेजिस्लेचर की आप बात करें, चाहे आप पार्लियामेंट की बात करें, दोनों में ही जनरल 5 ईयर का जो है टर्म होता है। 5 ईयर टर्म, 5 साल के लिए सरकार रहती है।
इन अ नॉर्मल कोर्स जो ड्यूरेशन है 5 साल का। अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या क्या कंसिस्ट करती है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो ये अगर पूछे कोई पार्लियामेंट तो सिर्फ राज्यसभा लोकसभा नहीं, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। अगर लोकसभा इलेक्शन के बाद एक लिस्ट प्रिपेयर्ड होती है, उस लिस्ट में देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा एमपीज किस पार्टी के हैं, तो उस पार्टी की फिर मेजॉरिटी की बात होगी। कभी अगर मेजॉरिटी नहीं है तो कई पार्टीज एक साथ आ जाती हैं, उस सरकार को क्या कहते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो फिर कई सरकारें मिलके वो जो एमपीज हैं, मतलब कई पार्टीज मिलके वो जो जितने भी एमपीज हैं एक जगह, सारी चीज़ें एक सपोर्ट एक तैयार होता है कि हाँ भाई इतने एमपीज एक साथ जो है हैं और ये सरकार बनाने के पोजीशन में हैं। तो ये चीज़ें पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए अपनी मेजॉरिटी सिद्ध करनी पड़ेगी। द ऑपोजिशन जो पार्टी है, बाकी जितने भी लोग हैं जो ऑपोजिशन वाले हैं, वो एक बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टी दैट नॉट द पार्ट, जो भी मेजॉरिटी वाली पार्टी है जो रूलिंग पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो ऑपोजिशन। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लोकसभा इज टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर एंड फिर उनका जो लीडर प्राइम मिनिस्टर हो गया, फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये चीज़ें सबसे पहले इलेक्शंस के बाद फिर उनका जो लीडर चूज करेंगे, अपना रिप्रेजेंटेटिव वो चूज करेंगे जो मेजॉरिटी पार्टी है, फिर वो जो लीडर है प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर फिर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को करेंगे, जितने भी लेजिस्लेचर है उसमें से एग्जीक्यूटिव बनेगा। इसीलिए हमारा पार्लियामेंट्री फंक्शन है, क्योंकि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इसको हम क्या कहेंगे, इस सिस्टम को, यहाँ लेजिस्लेचर अलग है और एग्जीक्यूटिव अलग है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म। प्रेसिडेंशियल फॉर्म हमारा कौन सा सिस्टम है, ये जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है और उसी लेजिस्लेचर में से एग्जीक्यूटिव को चूज किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म। पार्लियामेंट्री फॉर्म, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और एक होते हैं, मतलब एक होते हैं इन द सेंस कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेचर में से ही चूज किए जाते हैं। सेम पार्लियामेंट, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म में लेजिस्लेचर अलग और एग्जीक्यूटिव अलग। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा प्राइमरीली रिप्रेजेंट करती है किसको, स्टेट्स। राज्यसभा प्राइमरीली रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स को। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके जो मेंबर्स होते हैं ये वोट करते हैं, ये जो है इसके मेंबर्स वोट कर डिसाइड करते हैं और राज्यसभा के मेंबर्स को चुने जाते हैं इसके थ्रू। तो राज्यसभा के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो वोट करते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने के लिए राज्यसभा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। द मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट। 233 इलेक्टेड मेंबर प्लस 12 मेंबर ऐसे होते हैं जो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। आगे चल के राज्यसभा में और भी बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा का कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ये चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो राज्यसभा से रिलेटेड आप पढ़ेंगे। क्लास 8 के हिसाब से ही मैं चीज़ों को यहाँ बता रहा हूँ ताकि यहाँ पे आप अपने चीज़ों को, बेस को डेवलप कर पाएँ एंड चीज़ों को समझ पाएँ।
द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन, जब भी पार्लियामेंट सेशन में होती है तो कैसे स्टार्ट होता है। अगर क्वेश्चन आ गया व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन हाउ डज द पार्लियामेंट स्टार्ट, तो अगर पार्लियामेंट स्टार्ट मतलब सेशन में है तो उसकी जो बिगिनिंग होगी वो क्वेश्चन आवर से होगी। क्वेश्चन आवर क्या है, जैसे कि किसी भी एमपी को, ऑपोजिशन पार्टी को कोई क्वेश्चन करना है कि ये चीज़ कैसे चल रहा है, इस चीज़ के बारे में बताइए। हमने बात की थी, आपने बोला था कि हाँ वहाँ पे रोड का डेवलपमेंट होगा, उसका क्या स्टेटस है, आप बताए थे कि मेडिकल कॉलेज बनेगा, उसका क्या स्टेटस है, आप बताए थे कॉलेज बनेगा, उसका क्या स्टेटस है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट है उसके बारे में जो क्वेश्चनिंग होती है, उससे से जो पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट, जब सेशन में होती है पार्लियामेंट तो क्वेश्चन आवर से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। और अगर कोई मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई शॉर्टकमिंग्स हैं, कोई भी चीज़ें हैं तो वो चीज़ सामने आती हैं। और कहीं ना कहीं जितने भी जो रिप्रेजेंट टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, तो देखिए जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एक तरीके से, अगर मान लीजिए कहीं की पॉपुलेशन 20 लाख है, 10 लाख है, तो वहाँ के लोग वोट कर रहे हैं, वोट करके एक एमपी को इलेक्ट कर रहे हैं, तो वो एमपी बेसिकली वो 10 लाख और 20 लाख लोग को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। द ऑपोजिशन पार्टी प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। वाई? कमेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि जैसे यहाँ लिखा है द ऑपोजिशन पार्टी प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, कमेंट, तो आप क्या बताएंगे? एक तो ऑपोजिशन वाले क्वेश्चंस करते हैं, पहला। दूसरा क्या बोलेंगे? ऑपोजिशन वाले एक आई अपनी ऑन एवरी फंक्शनिंग, आई ऑन एवरी फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट रखते हैं। और अगर उनको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो क्या करते हैं? अपोज करते हैं। अपोज करते हैं, वो मीडिया में जाते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं पीसफुल तरीके से। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो भी पॉलिसीज़ हैं, अगर उनकी कोई ड्रॉबैक है, उनका कोई ड्रॉबैक है कि सपोज फॉर एग्जांपल कोई पॉलिसी को लेके, तो वो क्या करेंगे? उस ड्रॉबैक को जनता तक, पब्लिक तक अवेयर कराएंगे। तो ये कुछ यहाँ पे चीज़ें मैं ये बताता है कि अगर कोई पूछे आपसे कि हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के लिए एक अवेयरनेस, एक कनेक्शन बताना कि भाई सरकार ये कर रही है, ये चीज़ गलत कर रही है, तो अपोजिशन पार्टी अगर कभी ऐसा है कि सरकार गलत कर रही है तो वो चीज़ें को इन्फॉर्म करना, उन चीज़ों को बताना, ये एक बहुत बड़ा रोल ऑपोजिशन का होता है। इसीलिए कहते हैं ऑपोजिशन, एक स्ट्रांग ऑपोजिशन का रहना हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अति आवश्यक है। अगर आपसे कोई पूछे आप इन चीज़ों को बताएंगे, मुझे लगता है कि आप अपने स्टेटमेंट को, अपनी ज़रूरत को, जो क्वेश्चन को, उसको आप ऑनर करेंगे, उसके अवज में आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। देखिए मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा दूँ और आपको बता दूँगा और आप देख ले, ठीक है। जहाँ मुझे लगता है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट है कि मेंस में, आपके एस्से में आ सकता है, तो उस पर थोड़ा इलैबोरेट कर देते हैं ताकि अगर आपको अच्छा लगे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। लॉ मेकिंग इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे अगर हम लॉ मेकिंग की बात करते हैं, लॉ मेकिंग कौन करता है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जितने भी आपके एमपीज होते हैं, जितने भी लॉ मेकिंग लेजिस्लेचर करता है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ कौन करता है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ कौन करता है? इंप्लीमेंट कौन कराता है? एग्जीक्यूटिव, जिनको आप कह सकते हैं जो मंत्रीगण होते हैं, जिनको अलग अलग विभाग की, अलग अलग डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। और एडजुडिकेट कौन करता है? एडजुडिकेट कौन करता है? एडजुडिकेट कौन करता है? अगर मान लीजिए कोई चीज़ गलत हो रही है, किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, किसी के साथ कोई चीज़ गलत हो रहा है, तो जो एडजुडिकेशन है ये कौन करता है? जुडिशरी।
तो यहां देखिए 3 ऑर्गन्स की हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, बेसिकली लेजिस्लेचर, यहां पे एग्जीक्यूटिव और यहां पे जुडिशरी की। तो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों को समझना है और समय के अनुसार बहुत सी सीट्स को रिजर्व भी करा गया अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में, ताकि जो रिप्रेजेंटेशन है वो हर वर्ग से, हर तरफ से जो है आना चाहिए। बहुत समय से वुमेन के रिप्रेजेंटेशन के लिए भी जो बात चल रही है कि फ्रीडम के बाद 4% के अराउंड था, अब 11% के अराउंड है, जबकि हाफ ऑफ द जो पॉपुलेशन है कंट्री की वो वुमेन्स की है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है वो मच लोअर है। तो उसका डिमांड कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है, कि वो आज भी बहुत सालों से, डेकेड से पेंडिंग है, अनरिजॉल्व्ड है, वो चीज़ सामने नहीं आ रही है। लेकिन उम्मीद है कि ज़रूरत के अनुसार डेफिनेटली वो चीज़ें सामने आएंगी। आज इस लेक्चर से आपको बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपके प्री एंड मेंस दोनों एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में आई तो अपनी बुक आप रीड करके फिर से, अगर आप ये देख रहे हैं तो आप डायरेक्ट नोट्स बना सकते हैं। इसको देखने के बाद अगर आप अपनी बुक रीड कर रहे हैं तो भी आप ज़रूर अंडरलाइन करिए, चीज़ों को समझिए, टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम को रिस्पेक्ट करिए। कोई क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम, समस्या हो पढ़ाई से रिलेटेड यूपीएससी की, तो डेफिनेटली लेट अस नो इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच।